ईरान इजराइल संघर्ष अपने 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है और हालिया घटनाओं ने पूरे विश्व को चौंका दिया है। 19 जून 2025 को ईरान ने इजराइल के बेरशेवा शहर के सोरोका मेडिकल सेंटर पर सेज्जिल मिसाइल दागी। यह एक 2 चरणीय ठोस ईंधन वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें क्लस्टर बम लगे हुए थे। इस हमले से अस्पताल को गंभीर नुकसान पहुंचा, दर्जनों लोग घायल हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता और कानून के उल्लंघन पर गहरा आक्रोश फैल गया। तो आखिर ये क्लस्टर बम क्या है? ईरान ने ऐसा हथियार क्यों चुना? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है? इजराइल पर इसका क्या असर हुआ और अब इजराइल आगे क्या कदम उठा सकता है? आइए इन सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं। क्लस्टर बम क्या है, कैसे काम करता है? क्लस्टर बम, जिसे क्लस्टर म्यूनिशन कहा जाता है, पारंपरिक बमों की तरह एक बड़ा धमाका नहीं करते, बल्कि इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये हवा में फटकर कई छोटी छोटी बमों या सब्बे म्यूनिशन को एक बड़े इलाके में बिखेर देता है। इसका उद्देश्य है ज्यादा बड़े क्षेत्र में तबाही मचाना, यानी एक ही हमले में दुश्मन के सैन्य ठिकानों, वाहन, रनवे या अन्य लक्ष्यों को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचाना। लेकिन क्लस्टर बम की सबसे खतरनाक बात यह है कि इनसे निकले कई छोटे बम अक्सर फटते नहीं हैं। ये जमीन में दबे रह सकते हैं और कई दिनों, महीनों, यहाँ तक कि वर्षों बाद भी आम नागरिकों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। बच्चे, किसान या राहगीर, कोई भी इन अनएक्सप्लोडेड बमों का शिकार हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और क्लस्टर बम, इस तरह के हथियारों को नागरिक इलाकों में इस्तेमाल करना 1949 के जिनेवा कन्वेंशन और अन्य मानवता कानूनों के खिलाफ माना जाता है। 2008 में कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन नामक संधि में 100 से अधिक देशों ने इन बमों पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि ईरान, इजराइल और कुछ अन्य देश इस संधि के सदस्य नहीं हैं, फिर भी अस्पताल, स्कूल या घनी आबादी वाले क्षेत्रों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन है और इसे युद्ध अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। ईरान ने क्यों इस्तेमाल किया क्लस्टर बम? ईरान का दावा है कि उसका वास्तविक निशाना इजरायली रक्षा बलों IDF का सैन्य और खुफिया मुख्यालय था जो अस्पताल के पास स्थित है। साथ ही पास का गवयाम नेगेव एडवांस टेक्नोलॉजीज पार्क भी उनके लक्ष्य में शामिल था। लेकिन क्लस्टर बम का चुनाव ये दर्शाता है कि ईरान अपने लक्ष्य क्षेत्र को अधिकतम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, चाहे वो सैन्य ठिकाना हो या नागरिक इलाका। इससे एक सवाल उठता है, क्या ईरान जानबूझकर अस्पताल जैसे नागरिक संस्थान को निशाना बना रहा था या फिर उसे अपने हथियारों की अचूकता पर भरोसा नहीं था? दोनों ही स्थिति में मानव जीवन को जोखिम में डालना किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता, खासकर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के तहत। इजराइल पर असर। ईरान के इस हमले से सोरोका मेडिकल सेंटर को गंभीर नुकसान पहुंचा। हमले की आशंका के चलते अस्पताल को आंशिक रूप से पहले ही खाली करा लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कम से कम 50 लोग घायल हुए। अस्पताल जैसी जगह पर हमला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पूरे समाज की आत्मा पर हमला है। इस हमले से इजरायली समाज में भय, गुस्सा और आक्रोश की लहर दौड़ गई है। लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह संदेश गया है कि अब अस्पताल, स्कूल या अन्य नागरिक सुविधा भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा क्लस्टर बम के कारण भविष्य में भी खतरा बना रहेगा, क्योंकि बचे हुए अनएक्सप्लोडेड बम कभी भी फट सकते हैं, जिससे आम नागरिकों को खतरा बना रहेगा। इजराइल का जवाब, अब आगे क्या? ईरान के इस हमले के जवाब में इजराइल ने तत्काल सैन्य अभियान तेज कर दिया है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों जैसे अराक और नतांज पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों का उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमताओं को कमजोर करना और सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की सत्ता की नींव को हिला देना है। इजरायली नेतृत्व ने ईरान की कार्रवाइयों को युद्ध अपराध करार दिया है और साफ कर दिया है कि वह और भी कठोर, निर्णायक और व्यापक सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और आने वाली चुनौतियां। ईरान इजराइल युद्ध से पूरी दुनिया चिंतित है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस विवाद में अपनी भूमिका पर
मंथन कर रहे हैं, वह ईरान के फोर्डो परमाणु साइट पर हमला करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन मध्य पूर्व में एक और लंबी जंग से बचना भी चाहते हैं। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और कई देश दोनों पक्षों से संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा की अपील कर रहे हैं। युद्ध के फैलने से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता, तेल की कीमतों में उछाल और लाखों नागरिकों के जीवन पर खतरा मंडरा सकता है। अब सवाल उठता है, आगे क्या हो सकता है? संभावनाएं, इजराइल के पास विकल्प क्या हैं? 1. सीमित जवाबी हमला। इजराइल ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले तेज कर सकता है, लेकिन पूरी तरह युद्ध में नहीं उतर सकता, ताकि क्षेत्रीय अस्थिरता कम हो। 2. पूरी तरह यह युद्ध। अगर ईरान के हमले जारी रहते हैं या इजराइल के बड़े शहरों पर क्लस्टर बम से हमले होते हैं तो इजराइल व्यापक जमीनी और हवाई अभियान चला सकता है। 3. कूटनीतिक दबाव। इजराइल अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ मिलकर ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा सकता है। आर्थिक प्रतिबंध, संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना। 4. आंतरिक सुरक्षा। इजराइल अपने नागरिक इलाकों, अस्पतालों, स्कूलों आदि की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर सकता है, ताकि भविष्य में ऐसे हमलों का खतरा कम हो। 5. मानवाधिकार और युद्ध अपराधों की जांच। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच और सख्त कार्रवाई की मांग। आगे की राह, शांति या युद्ध। इस समय दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। हर नया हमला एक नई प्रतिक्रिया को जन्म देता है, जिससे शांति की संभावनाएं धुंधली होती जा रही हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, जंग में कोई भी पक्ष सचमुच नहीं जीतता। आम नागरिक ही सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह समय है कि वह निर्णायक भूमिका निभाए, दोनों देशों को बातचीत के लिए मजबूर करे, युद्ध अपराधों की निष्पक्ष जांच हो और नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता बने। यदि कूटनीति और संयम को नहीं अपनाया गया तो यह युद्ध पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, आर्थिक, राजनीतिक और मानवीय स्तर पर। सारांश, आज की सबसे बड़ी खबर। ईरान इजराइल संघर्ष ने नई और खतरनाक दिशा ले ली है। क्लस्टर बम जैसे अमानवीय हथियारों का इस्तेमाल, अस्पताल जैसे नागरिक संस्थानों पर हमला, ये सब युद्ध के नियमों और मानवता के खिलाफ है। इजराइल ने जवाबी हमला तेज किया है और पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है कि आगे क्या होगा। अब यह युद्ध केवल दो देशों के बीच नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवता और सभ्यता की परीक्षा बन चुका है। क्या युद्ध के साए में मानवता की आवाज सुनी जाएगी? क्या दुनिया नागरिकों की रक्षा और शांति के लिए समय रहते कदम उठाएगी? यह सवाल आज हर देश, हर नागरिक और हर नीति निर्माता के सामने है। इसी के साथ हम लगातार आपको इस संघर्ष से जुड़ी हर अहम अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए और दुआ कीजिए कि बुद्धि और शांति की जीत हो, जंग और नफरत की नहीं।